नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व खाद्य दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीते 9 सालों में खाद्यान्न के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम दुनिया में कृषि निर्यात के क्षेत्र में बढ़कर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। आज भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, इसलिए हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। खाद्यान्न निर्भरता से जुड़ा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हम तेजी के साथ काम ना कर रहे हों। ये फूड सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी, हर स्टार्टअप के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए भविष्य को जन्म देगा, एक नई इकोनॉमी को गति प्रदान करेगा। आज की बदलती हुई दुनिया में 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसीलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का ये आयोजन और भी अहम हो गया है। तो आज प्रगति मैदान पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पहुंचकर उन्होंने वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया, उद्घाटन भी किया। कृषि निर्यात में दुनिया के टॉप 7 देशों में भारत पहुंच गया है, उन्होंने ये बात कही। साथ ही साथ कहा कि 5 सालों में 50 करोड़ रुपए का निवेश इसमें हुआ है। वर्ल्ड फूड डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये सारी बातें कही। कृषि निर्यात में उन्होंने कहा कि दुनिया के टॉप 7 देशों में भारत का नाम है। 5 सालों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश भी इसमें किया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सांसद राघव चड्ढा से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप चेयरमैन से बिना शर्त माफी मांग लें। राघव चड्ढा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने बिना शर्त माफी की बात कही थी और बेहतर होगा कि आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेकर उनसे मिलें। उनकी सुविधा के मुताबिक आप उनके घर, दफ्तर या सदन में माफी मांग लें, क्योंकि ये सदन और उपराष्ट्रपति सह राज्य सभापति की गरिमा का मामला है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र, राघव चड्ढा से किस बात को लेकर माफी मांगने के लिए कहा गया है? पूनम, देखिए, जिस वक्त दिल्ली के लिए नया कानून बनाने की संसद में अध्यादेश लाया गया था, उस पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की तरफ से एक समर्थन में सांसदों के दस्तखत कराने के लिए एक एफिडेविट दिया था, एक पत्र दिया था संसद के अंदर। उसके बाद कुछ सांसदों ने उस पर सवाल उठाया था कि हमारी बिना मर्जी के इस पर साइन कराए गए, मतलब जो साइन है वो हमारे नहीं है और फर्जी दस्तखत इस पर किए गए हैं कि ये दिल्ली के कानून के खिलाफ है। तो उसके बाद संसद से राज्य जो संसद के राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से इन्हें अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसके विरोध में राघव चड्ढा सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि राघव चड्ढा एक कम उम्र के नए सांसद हैं और विपक्ष की आवाज उठाते रहे हैं, तो उनके लिए और उस वक्त 75 दिन का वक्त भी उनको हो गया था कि ज्यादा लंबा निलंबन नहीं चलना चाहिए, विपक्ष की आवाज संसद में उठनी चाहिए। उस पर राघव चड्ढा के वकील ने कहा था कि वो बिना शर्त संसद से भी और कोर्ट से भी माफी मांगने के लिए तैयार है। और आज इसी पर सुनवाई करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया था कि आपने कहा था कि आप बिना शर्त माफी मांगने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लें और जहां भी वो कहें, चाहे संसद में या उनके घर, जहां भी हो वहां आप बिना शर्त माफी मांगे। तो इसके लिए पहले से ही राघव चड्ढा तैयार थे और देखना यह है कि उन्हें कब का टाइम मिलता है और वो ये जो माफी है कब मांगते हैं। जी नागेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर राघव चड्ढा की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राघव चड्ढा अपने निलंबन के खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि यदि इस तरह के जो मामले होते हैं उन पर जो मौजूदा सत्र है, जैसे कि मानसून सत्र में इनको निलंबन किया गया था, तो उन्होंने कहा कि एक
सत्र के लिए निलंबन किया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए नहीं कि जब संसद की विशेष अधिकार समिति इस पर अपना निर्णय देगी तब तक आप निलंबित रहोगे। तो उन्होंने भी सवाल उठाया था और निलंबन के खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो इस मुद्दे पर माफी मांगने के लिए तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो संसद की विशेष अधिकार समिति के जो अधिकार है उनमें हनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनके पास भी एक अधिकार होता है कि यदि वो चाहे तो वो निलंबन को रद्द कर सकते हैं। तो आप उनसे माफी मांगिए, हो सकता है कि आपका निलंबन उनके द्वारा माफ कर दिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर दर्ज हुई एफआईआर। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में दर्ज हुई एफआईआर। बड़ी जानकारी, जहां विदेशी लड़कियां सप्लाई करने और रेप पार्टी का आरोप लगाया गया है एल्विश यादव पर। एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ सांपों का प्रतिबंध जहर भी ड्रग्स के तौर पर सप्लाई करने का आरोप एल्विश यादव पर लगाया गया है। तो बड़ा अपडेट, एल्विश यादव पर बड़ा आरोप। एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एल्विश यादव के साथ साथ 6 लोग और इसमें शामिल हैं। नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। विदेशी लड़कियां सप्लाई करने और रेप पार्टी करने के आरोप एल्विश यादव पर लगाए गए हैं। एल्विश यादव समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सांपों का प्रतिबंधित जहर भी ड्रग्स में इस्तेमाल करने का आरोप एल्विश यादव पर लगाया गया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या है पूरा मामला? एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूनम, पहले एक एनजीओ स्टिंग ऑपरेशन करती है रेप पार्टी की और तमाम चीजों की। उसके बाद वो सेक्टर 49 के थाने में उस स्टिंग के सबूत के आधार पर वो एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें कि लगातार लोगों की खोज जारी थी। और जब लोगों की खोज हुई, जब छापेमारी लगातार सेक्टर 49 की पुलिस कर रही थी, जब आज छापेमारी हुई है तो वहां पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि 6 आरोपियों में से उसका कहना है कि एल्विश यादव, जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसका कहना है कि एल्विश यादव भी इसमें शामिल हैं। अब वो उनका नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव एक बड़े चेहरे हो जाते हैं, वो बड़े सेलिब्रिटी के रूप में अभी उभरे हैं। चाहे हम वो बात करें बिग बॉस में वो विजेता रहे उसके लिए, या फिर वो बड़े यूट्यूबर हैं इसलिए, तो उनका फेम कहीं ना कहीं अब लग रहा है धूमिल होगा। बहरहाल अभी जो एल्विश यादव का ताजा बयान आया है, जैसे ही ये आरोप और ये सोशल मीडिया से लेके पूरे मीडिया हाउस ने जब चलाने लगा इस चीजों को, तो एल्विश यादव का साफ तौर पर कहना है कि इसमें मेरी संलिप्तता बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसमें मेरी संलिप्तता 0.1% भी होती है तो मैं पूरी जिम्मेवारी ले लूंगा। और उन्होंने सीएम योगी से रिक्वेस्ट भी किया है। बिल्कुल ओम सिंह, लगातार ये खबर आ रही थी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद एल्विश यादव फरार चल रहे हैं और साथ ही साथ जो 6 लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उनमें से कोई गिरफ्तारी अब तक सामने आई है? जी पूनम, अभी तक जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके अलावा अभी तक किसी की गिरफ्तारी सामने नहीं आई है। और ये जो एल्विश यादव का जो बयान आया है, आपको बता दूं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं पुलिस हर उचित कार्रवाई करे, मैं पुलिस के साथ हूं, मैं पुलिस का साथ दूंगा उसके हर कार्रवाई में। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो जांच पड़ताल अब ये तूल पकड़ेगी, क्योंकि जो आपको बता दूं कि सिर्फ 6 आरोपियों की ही गिरफ्तारी नहीं हुई है छापेमारी में, 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, प्लस वहां से जो सांप के जो मामले थे, जो सांप के ड्रग्स जो इन लोग सेवन करते थे और सेवन करवाते थे, तो वो आपको बता दूं 5 कोबरा और 4 अलग सांप, कुल मिला के 9 सांप वहां से बरामद भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और ये मामला कहीं ना कहीं काफी गंभीर बनता जा रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस जांच में जुट चुकी है। पुलिस का इस पर क्या कहना है ओम? पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है पूनम कि अब इसमें जांच तूल पकड़ा है। अब हम धीरे धीरे सारी चीजें खोलेंगे और हमें जैसे जैसे सबूत मिल रहे हैं, जैसे जैसे चीजें मिल रही हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने छापेमारी की, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, हम लोगों ने काफी सारी चीजें बरामद की है। बहरहाल उन्होंने अभी सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की है। अब आने वाले टाइम में पुलिस प्रशासन क्या डिस्क्लोज करते हैं
वो देखने वाली बात होगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान सामने आया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत जीवन अवधि 12 साल कम हो गई है। इसी तरह पिछले 8 से 9 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया है, इस दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। प्रयास तो दूर की बात है, वो अपने घटिया कृत्यों में शामिल हैं और देश भर में घूम रहे हैं। दिल्ली के लोग अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना भारी पड़ रहा है। बच्चे घर से बाहर निकलें तो उनके फेफड़ों को बड़ा नुकसान होने का खतरा है। सभी की, दिल्ली के सभी लोगों की औसत आयु 12 साल कम हो रही है, जो पिछले 8-9 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है। जिसको जिस तरह से फैक्ट चेक करना हो कर ले। मैंने बहुत ही प्रयोग के बाद, बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक के लोगों के रिसर्च के बाद ये आया है कि 12 साल औसत आयु दिल्ली में रहने वाले लोगों की पिछले 7-8 वर्षों में कम हो रही है। और अरविंद केजरीवाल जी को इस पे प्रयास तो छोड़िए, एक बार भी कोई गंभीर कदम उठाने की भी नहीं पड़ी। और वो अपने भ्रष्टाचार के कार्यों में, अपने राजनीतिक जिज्ञासा में पूरी देश दुनिया में घूम रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं भोपाल से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय बने प्रत्याशियों पर बोले कमलनाथ, जो दुखी थे और बागी थे उन सभी से चर्चा कमलनाथ ने की है। बहुत सारे निर्दलीय फॉर्म वापस लेंगे। कमलनाथ ने ये सारे बयान दिए हैं। तो जो दुखी थे और बागी थे उन सभी पर उन्होंने चर्चा की। बहुत सारे निर्दलीय अपने फॉर्म और नाम दोनों वापस लेंगे। तो भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बागी हुए निर्दलीय प्रत्याशी बन गए हैं। जो दुखी थे और बागी थे उन सभी से चर्चा हुई है। बहुत सारे निर्दलीय फॉर्म वापस लेंगे। तो कमलनाथ ने कहा कि वो काफी लोगों से मिले और उनसे चर्चा भी की। और साथ ही साथ उनका कहना है कि जो कांग्रेस से बागी हुए थे निर्दलीय तो प्रत्याशी बने, जो दुखी थे और बागी थे उन सभी से चर्चा की गई और वो सभी अपने नाम वापस लेंगे। कई सारे ऐसे निर्दलीय हैं जो फॉर्म वापस ले लेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करोगे? आपके संयोजक ने आगे कहा कि तुम्हारी 10 साल से देश में सरकार है। आज देश का बच्चा पूछ रहा है कि देश में कितने स्कूल बनाए गए, किस किस का मुंह बंद करोगे? हम अन्ना आंदोलन से निकले हैं। रामलीला मैदान के स्टेज पर मैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बैठते थे। हमें गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आती थी उन्हें कैसे गिरफ्तार करोगे? बहुत अच्छा लगा कि सिंगरौली की मेयर जो है इतना उनका दिल नहीं, तो कौन पूछता है? चुनाव जीतने के बाद तो पैसे कमाने में लग जाते हैं लोग, कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। लेकिन वो काम करना चाहती है आप लोगों के लिए। कहती है ये बीजेपी वाले काम नहीं करने देते। मैंने कहा ये किसी को नहीं करने देते, ये मेरे को भी नहीं करने देते। दिल्ली में रोबोट बनकर खड़ा बने खाली। पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में। मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। न खुद कुछ करते, न दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे?
तो वहीं गाजियाबाद की पंचशील सोसाइटी में आज सुबह आग लगने की घटना सामने आई है। पंचशील सोसाइटी के एक टावर के 9वें फ्लोर पर आग लगी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी सोसाइटी में पहुंच गई। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। आग लगने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग अपार्टमेंट से निकलकर बाहर सड़क पर आ गए हैं। वहीं आग कैसे लगी, फिलहाल इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूत्रों के माने तो फ्लैट की बालकनी में एक छोटा मंदिर था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मंदिर के दीप की लौ से आग लगी है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां पंचशील सोसाइटी में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। इलाके में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की तस्वीरें, जहां लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं रोम विदेश मंत्री जयशंकर पुर्तगाल इटली की 4 दिवसीय यात्रा के आखिरी दिन 3 नवंबर को इटली की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री इटली के अपने समकक्ष एंटोनियो तजानी और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। उनके देश के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात की उम्मीद है। जयशंकर का इटली में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलने का कार्यक्रम है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने 2 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की है। बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान होना है। 6 नवंबर तक चुनाव में दावेदारी करने वाले उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करना है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 4 सूचियों में 184 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। चौथी सूची में 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। टोडा भीम से राम निवास मीणा और शिव से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की टीमों के ईडी अधिकारियों ने सीआरपी फोर्स के साथ छापामार कार्रवाई की है। जल जीवन मिशन मामले में प्रवर्तन निदेशालय पूरे राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ले रही है। बता दें कि प्रदेश में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी सुबोध अग्रवाल सहित कई अधिकारियों के आवास पर ईडी टीमें पहुंच गई हैं। ईडी की छापेमारी से अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। सुबोध अग्रवाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं। वहीं पीएचईडी मंत्री महेश जोशी तक भी ईडी की आंच आ सकती है। बता दें कि एसीएस और सीनियर ब्यूरोक्रेट आईएएस सुबोध अग्रवाल पर ईडी की रेड जारी है। उनके आवास दफ्तर सहित 20 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। वहीं केडी गुप्ता चीफ इंजीनियर, दिनेश गोयल इंजीनियर और रामकरण शर्मा प्रॉपर्टी डीलर के जयपुर स्थित ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की जा रही है। ईडी की छापेमारी की खबर लगते ही विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम सचिवालय में भी पहुंची और विभाग के कार्यालय में सर्च किया जा रहा है। इससे पहले भी ईडी ने जलदाय विभाग से जुड़े कई अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर सर्च किया था। माना जा रहा है कि ईडी की इस कार्रवाई के दौरान कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। मामले में सुबोध अग्रवाल की जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है। जल जीवन मिशन मामले में राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ले रही है ईडी। आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल और आईआरएस अधिकारी रोली अग्रवाल के जयपुर स्थित आवास पर तलाशी चल रही है। तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मुद्दे पर बीजेपी ने राजघाट पर बापू की समाधि के सामने और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल इस्तीफे की मांग की। इस दौरान बीजेपी नेताओं से शराब घोटाले पर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने खास बातचीत की, सुनिए। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद विजय गोयल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। गोयल साहब, आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजनीतिक दुश्मनी निभाने के लिए सारी जांच एजेंसी जो है वो विपक्ष के पीछे लगा दी। ये अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है। जो भी चोर, अपराधी, भ्रष्ट होता है वो कभी ये नहीं कहता मैंने भ्रष्टाचार किया है या मैंने चोरी की है। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल का है। अरे भाई, तुम्हारे 2 मंत्री, 1 एमपी पहले ही जेल के अंदर हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है स्कैंडल, घोटाला तो हो गया है। साबित सिर्फ इतना होना है आपसे पूछताछ के बाद कि आप उस घोटाले के सरगना हैं क्या।
तो आपको चाहिए ईडी के सामने पेश होकर आप उनका भी बचाव करें, पर आप अपना बचाव करने के लिए दिल्ली से भाग रहे हैं। होना ये क्या चाहिए, उनका बचाव करें कि नहीं नहीं उन्होंने भी अपराध नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, शराब घोटाला नहीं किया है। तो ऐसे में कुछ दिन बकरे की मां खैर मनाएगी, उसके बाद तो यही ईडी के पास आएगी। लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो इसका किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये राजनीतिक द्वेष नहीं है, ये उनके कर्म है जो बोल रहे हैं। आपने चोरी की है, आपने शराब नीति में घोटाला किया है, आपने करोड़ों रुपए खाए हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप उस जवाब से बचना चाहते हैं तो कानून प्रक्रिया अपने हिसाब से काम करेगी। कब तक बचेंगे? चोरी की है तो बताना तो पड़ेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी कह रही है कि पहले से ही पता चल जाता है बीजेपी को कि किसकी कब गिरफ्तारी होनी है। अरे मैंने अभी जवाब तो दिया। सारे दिल्ली में हर आदमी हमसे, जिस दिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, सब आदमी दिल्ली में पूछ रहे थे हमसे, हम लोगों से पूछते हैं अब केजरीवाल जी का नंबर कब लगेगा। तो आम आदमी कहता है इसमें बीजेपी अलग कहाँ हो गई, सारी दिल्ली ये सवाल कर रही है, सारा देश ये सवाल कर रहा है। भाई विपक्ष ये कह रहा है, सारा इंडिया गठबंधन जो है कि जितनी भी जांच एजेंसी है, जितने भी भ्रष्टाचारी है, वो क्या सिर्फ विपक्ष के अंदर ही है? देखिए, बात यह है कि अब पकड़े जाने पर तो उनके पास इसी तरह की बातें हैं। इसके अलावा बीजेपी तो चलिए उनके कहने से बेबुनियाद आरोप अगर सच भी हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट तो जो है नहीं कहेगा ना। कोर्ट तो सब चीजें देखता है। कोर्ट ने क्यों नहीं बेल दी अभी तक? आप ये बताओ, अगर भ्रष्टाचार नहीं है, घोटाला नहीं है, तो कोर्ट ने क्यों छोड़ दिया? अरविंद केजरीवाल या फिर जो नेता हैं उनके वही नहीं है, पूरी सरकार, पूरी आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सांसद जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि सारी कार्रवाई विपक्ष पर ही क्यों? जो चोरी करेगा, जो भ्रष्ट होगा, कार्रवाई उसी पे तो होगी। अगर विपक्ष के लोग आज तक लालू से लेकर किनिमोजी से लेकर जितने भी भ्रष्टाचारी नेता थे छूट जाया करते थे, लोग इसी बात से तो परेशान थे कि नेता क्यों छूट जाते हैं। मोदी साहब ने एजेंसियों को इंडिपेंडेंट, उनको छूट दे रखी है भ्रष्टाचार विरोधी, क्योंकि लोगों ने 2014 में मोदी जी से अपेक्षा रखी थी कि सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और देश के अंदर से भ्रष्टाचार मिटेगा। तो अब वो एजेंसी अपना काम कर रही है, उसको राजनीतिकरण करने से कोई फायदा ही नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो अभी समन का उन्होंने जवाब जरूर दिया है, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि देखते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नगेंद्र भाटी, दिल्ली। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।